हेलो साथियों, नमस्कार। रोहित स्टडी पॉइंट में सभी साथियों का स्वागत है और उम्मीद करता हूँ हमारे सभी साथी बढ़िया होंगे, एकदम मेहनत से पढ़ाई में लगे होंगे। तो हमारी करंट अफेयर की 4 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं सितंबर महीने की और आज हमारी ये 5वीं क्लास होगी। तो सभी साथी पिछली 4 वीडियो जो हमने दी हैं उनकी जो पीडीएफ हमने अपने एप्लीकेशन रोहित स्टडी पॉइंट पर डाल दी हैं, तो सभी साथी वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बिल्कुल फ्री है, बस ऐप को डाउनलोड करना है आप लोगों को, रोहित स्टडी पॉइंट, और तुम्हें गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए भाई, तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे और आज भी हमने पहले की तरह बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, पहले था आपका ड्रीम 11। कौन था? ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 तो भारत सरकार ने बैन लगा दिया है, तो भाई बहुत लोगों को कह भी सकते हैं, आप लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, बहुतों का दिल टूटा है ड्रीम 11 खत्म होने से। लेकिन फिर भी एक तरह से जुआ ही था वो। तो अब शुरू किया है आपका अपोलो टायर्स। कौन किया है? अपोलो टायर्स ने इसका टाई अप कर लिया है। तो सही आंसर क्या होगा? अपोलो टायर्स। यह सौदा 579 करोड़ का है और 3 साल यानी 2025 से 28 तक के लिए वैध होगा। इससे पहले बता दिया मैंने, ड्रीम 11 प्रोजेक्ट था जिसे ऑनलाइन गेमिंग नियमों के कारण हटाया गया और यह भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे महंगे स्पॉन्सरशिप कंट्रीब्यूशन में से एक है। आगे आइए, अगले सवाल पे आते हैं। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमांडर सम्मेलन के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथ ही ये कहा गया है आपका, ये हुआ है कोलकाता में। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका कोलकाता में। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किन्होंने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और थीम याद रखना इसकी आप, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स चेंज फॉर द फ्यूचर, सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। और इस सम्मेलन यानी कि यह सम्मेलन द्विवार्षिक है और शीर्ष सैन्य संवाद का मंच भी है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, अब जानते हो कौन से नंबर के बने हैं ये? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं। किस सचिव के रूप में किस अधिकारी की नियुक्ति की गई है? तो इनके सचिव कौन रहेंगे? तो वो रहेंगे आपके अमित खरे। कौन रहेंगे साथियों? अमित खरे इनके सचिव रहेंगे। कार्यकाल रहेगा इनका 3 वर्ष का और वे अक्टूबर 2021 से प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और अब क्या रहेंगे? ये उपराष्ट्रपति जी के सचिव के रूप में काम करेंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर एस को उपराष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए, बढ़िया सवाल है आपका कि स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड जीता भाई। तो गोल्ड तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कौन है? आनंद कुमार बेल कुमार। क्या नाम है उनका? आनंद कुमार बेल कुमार। इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है इस प्रतियोगिता में। और जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा? ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है अभी, स्वर्ण पदक को देखकर क्वेश्चन भी बड़ा हो गया। चलिए, तो सही उत्तर क्या होगा? आनंद कुमार आपका बेल कुमार। 22 वर्षीय आनंद कुमार ने 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक और 500 मीटर में क्या कांस्य पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है 1000 मीटर में स्प्रिंट में और 500 मीटर में जीता है इन्होंने कांस्य। यह पहली बार है जब भारत ने पारंपरिक रूप से कोरिया और इटली के प्रभुत्व वाले इस खेल में विश्व खिताब जीता है। तो यानी पहली बार है, इसलिए क्वेश्चन आपका और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जूनियर वर्ग में कृष्ण शर्मा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो जूनियर वर्ग पूछेगा तो कृष्ण शर्मा ने जीता है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। 15 सितंबर को इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो सब जानते होंगे, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ये दोनों ही मनाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि दोनों ही मनाए जाएंगे, आप लोगों के ध्यान रखना। इंजीनियर्स दिवस की बात करें तो भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वरमैया की जयंती पर यह मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई है इसकी? शुरुआत हुई है साथियों 1968 से। ध्यान रखना आप लोग, क्या नाम है उनका? सर मोक्ष गुडम विश्वरमैया की जयंती पर मनाया जाता है। लोकतंत्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 2008 में शुरू किया गया था
और जिसका उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र की भूमिका को याद रखना है। लोकतंत्र, और आप जानते ही हो लोकतंत्र हर देश के अंदर अच्छे से अच्छा होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब बोलने की आज़ादी अपनी तरह से। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक में भारत के रैंक क्या है? तो भारत के रैंक भाई साहब इसमें है आपकी 63वीं। कौन से रैंक है? तो साथियों इसकी रैंक है आपकी 63वीं। जारीकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD। शीर्ष देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे आता है, लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पे आता है, आइसलैंड इसमें तीसरे नंबर पे। तो तुम याद रखना, या तो भारत की रैंक जो 63 है, या फिर जो टॉपर है वो आपका स्विट्जरलैंड। एशिया में हांगकांग ने चौथा स्थान हासिल करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो एशिया में भैया चौथा स्थान किसका है? तो वह हांगकांग का। तो एशिया में इन्होंने टॉप किया है, क्योंकि टॉप 3 तो बाहर के देश हैं एशिया से। अपेडा ने अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में स्थापित किया है? तो अपेडा ने कर दिया है अपना पहला बिहार के अंदर। कहाँ पे कर दिया है? बिहार के अंदर पहला कार्यालय कर दिया है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? बिहार। बात करें कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, अपेडा का यह कार्यालय बिहार में खुला है। उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। और बिहार के मखाना निर्यात को, कौन सा? मखाना निर्यात को बढ़ावा देना एक प्रमुख उपलब्धि रही है। तो बिहार के प्रमुख GI उत्पाद मखाना हो गया, शाही लीची हो गई, और मघी पान हो गया। ये तीनों का संबंध किससे है? बिहार से है। और इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ लेगा। और बिहार देखो वैसे भी सुर्खियों में है, क्योंकि चुनाव वहां पर हुए हैं, बीजेपी की सरकार भी बनी है गठबंधन से, है ना। चलिए, द विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम का प्रशिक्षण प्रदान करने वाला भारत का प्रथम सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा बना है? तो बन चुका है वो आपका एम्स नई दिल्ली। कौन सा हॉस्पिटल बना भाई? एम्स नई दिल्ली। और आप जानते हो जो एम्स है नई दिल्ली वाला, वो कितना फेमस है आपका। तो यह सिस्टम इंस्टीट्यूट सर्जिकल द्वारा विकसित किया गया है, और यह दुनिया का सबसे उन्नत मिनिमली इनोवेटिव सर्जरी छोटे चेहरे वाले सर्जरी रोबोटिक प्लेटफॉर्म है। और एम्स दिल्ली के निदेशक कौन है भैया? तो श्रीनिवास हैं। ध्यान रखना आप लोग। अगले सवाल पे आते हैं। चीन में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो देखिए भाई, राइफल पिस्टल की प्रतियोगिता हुई थी आपकी चाइना के अंदर, तो हमारा स्थान रहा आपका 5वां। और पहले नंबर पे कौन रहा है? तो बेटा पहले नंबर पर आया आपका चीन। कौन रहा है? चीन पहले नंबर पर रहा। और हमने पदक कितने जीते हैं? तो हमने पदक जीते हैं 2। तो भारत की रैंक रही 5वीं, और भारत ने कुल 2 पदक जीते हैं, एक स्वर्ण पदक, एक आपका कांस्य पदक। और इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोगों का ध्यान रखना। ईशा सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? ईशा सिंह ने। तो ये पूछ लेगा आप लोगों से कि 10 मीटर की एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ईशा सिंह ने। और चीन 8 पदकों के साथ में तालिका में शीर्ष पर रहा। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है निंगबो, चाइना के अंदर। आगे चलते हैं। विश्व के पहले बांस आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किया है? तो देखिए बांस, तो बांस का क्या है आपका? असम में। कहाँ पे किया है साथियों? असम में किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो यह संयंत्र असम के कहाँ पर हुआ है? नुमालीगढ़ में स्थित है, और इसकी लागत 5,000 करोड़ रुपए है। और यह भारत के 2025 तक E20 यानी कि 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य का समर्थन करता है। तो ध्यान रखना, यह एक शून्य अपशिष्ट संयंत्र है जो हरित ऊर्जा और जैव कोयला की उत्पादकता करता है। पांडुलिपि डिजिटलीकरण हेतु ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? देखिए बढ़िया सवाल है आपका। ये किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कौन सा? ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ही किया गया है। चलिए साहब, 12 सितंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका लॉन्च हुआ। उद्देश्य क्या है? पुरानी पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संरक्षण और उन्हें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना, ये क्या रहेगा? इसका उद्देश्य रहेगा। और यह पहल भारत की ज्ञान परंपरा की पुनः प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है, यानी जो भारत की पुरानी चीजें हैं उनको सभी को उजागर करने के लिए।
चलिए आगे देखते हैं। उसके अलावा देखिए, ज्ञान भारतम पोर्टल तो पढ़ लिया मोदी जी सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा। डिपो दर्पण, अन्न मित्र, ये सब भारत सरकार के द्वारा। PMIS मोबाइल ऐप, ये वित्त मंत्री के द्वारा किया गया है। आदि संस्कृत, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, जनजाति के लिए। रेल वन ऐप, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। गोल स्टेस्ट मोबाइल ऐप, सांख्यिकी एवं कार्यालय के द्वारा किया गया है। सचेत ऐप, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। रजित पुनहानी, ये फसई के द्वारा। गिद्ध पोर्टल, बी फाउंडेशन के द्वारा। और भी हैं आपके, तो ध्यान, भागीरथी मोबाइल ऐप, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। आगे आते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक के रूप में किसको चुना गया है? तो वो चुने गए हैं प्रदीप कुमार प्रजापति। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के प्रदीप कुमार का नाम ध्यान रखना, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए नियुक्त किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अनाथ बच्चों की मदद के लिए अम्बू करंगल योजना किस राज्य की पहल है? कौन सी योजना? तो याद रखना, अम्बू करंगल योजना। तो योजना है आपकी तमिलनाडु। किस राज्य की साथियों? तमिलनाडु की योजना है अम्बू करंगल। चलिए, तो मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 16 सितंबर 2025 को इसे शुरू किया है। अब ये कौन है भाई? मुख्यमंत्री है वहाँ के, कहाँ के? तमिलनाडु के स्टालिन। इन्होंने इस योजना को शुरू किया है, और योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक कितना? 2000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। उच्च मतलब जब भी पहले तो उनको सहायता मिलेगी 2000 रुपये की, जब उच्च शिक्षण में जाएंगे तो उनको लैपटॉप भी दिया जाएगा। आगे देखते हैं। भारत भर में 500 से अधिक डेटा लैब स्थापित करने की घोषणा किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो वो है भैया आपके अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव जी ने ये काम किया है। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत AI मिशन के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? AI तकनीकों का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में किस खाड़ी देश के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, पाकिस्तान या तो चाइना से मदद लेगा, या फिर जो खाड़ी के देश है उनसे मदद लेगा, और तो करने वाला कोई है नहीं। तो वो लिए है आपकी सऊदी अरब से। किससे लिए है? सऊदी अरब से। अब सऊदी अरब से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, आप जानते ही हो, हमारा व्यापार वगैरह ये सब लगे रहते हैं सऊदी अरब से। तो अब तुम्हें ध्यान देने वाली बात कौन सी है? यह एक परस्पर रक्षा समझौता है जिस पर 17 सितंबर 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं, और इसकी मुख्य शर्त क्या है कि किसी भी एक देश पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यानी कि अगर फ्यूचर में पाकिस्तान पर हम आक्रमण करते हैं तो समझिए सऊदी अरब उसकी तरफ खड़ा मिलेगा हमको। ये सब समझौते में है अभी, बाकी देखते हैं। और यह भारत के लिए एक नई भू राजनीतिक चुनौती हो सकती है, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा, क्योंकि UAE के साथ में हमारे संबंध क्या हैं? बहुत अच्छे हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हमारा क्या होगा, देखते हैं। ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो भाई साहब वो बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। स्पिन गेंदबाज हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं भारत की ओर से। तो वरुण चक्रवर्ती, और वरुण चक्रवर्ती विश्व के नंबर 1 T20 गेंदबाज बन गए हैं, ध्यान रखिएगा। जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले वो तीसरे भारतीय भी बन गए हैं, और एशिया कप 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें रैंकिंग मिली है। और एशिया कप जानते हैं आप लोग, भारत ने जीत लिया है। प्रतिवर्ष 21 सितंबर को वैश्विक स्तर पर निम्नलिखित में से किन महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, बिल्कुल। विश्व अल्जाइमर दिवस, ये भी आप लोगों का। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? डी, A और B दोनों। यानी कि 21 सितंबर को शांति दिवस भी मनाते हैं और आपका अल्जाइमर भी मनाते हैं। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 की। यह दिवस विश्व भर में अहिंसा और शांति के आदर्शों को सुदृढ़ करने के लिए 21 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ष 2025 की थीम क्या है? एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। शांति के लिए तत्काल कार्रवाई करें, यानी कि शांति के लिए तत्काल कार्रवाई करें, ये थीम है 2025 की। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1982 में की गई थी, ध्यान रखना आप लोग। और बात करें विश्व अल्जाइमर दिवस 2025,
तो इसका मुख्य उद्देश्य अल्जाइमर रोग और आपका डिमेंशिया से जुड़े कलंक को समाप्त करना और जागरूकता फैलाना है, जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। और थीम याद रखना आप लोग, आस्क अबाउट डिमेंशिया, तो डिमेंशिया के बारे में पूछें। और इस दिवस की स्थापना 1994 में अल्जाइमर रोग इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। और जो अल्जाइमर रोग होता है वो क्या होता है? एक दिमाग की बीमारी होती है, मतलब माइंड में। हाल ही में भारत ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वो किया है मॉरिशस के साथ। किसके साथ में किया है? मॉरिशस के साथ में ये समझौता हमारा हुआ है। समझौते की बात करें तो भारत ने मॉरिशस के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया है। और स्थान, यह स्टेशन मॉरिशस के कहाँ पर? चागोस द्वीप समूह। याद रखना, ये पूछ लेगा आप लोगों से कि चागोस द्वीप समूह कहाँ पर है? मॉरिशस में स्थापित किया जाएगा, जो डियागो गोर्सिया लंबे समय से अमेरिका ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है के निकट स्थित है। महत्व की बात करें तो यह कदम हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित करने और भारत की रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने सतत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट विकसित करने हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ में साझेदारी की है? तो वो की है खाद्य एवं कृषि संगठन, यानी कि FAO। किसके साथ की है? FAO। और इसका उद्देश्य क्या होगा? संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से स्मार्ट तकनीकों और सतत प्रथाओं से लैस विश्वस्तरीय ब्लू पोर्ट्स का विकास करना। और पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं, इस पहल के तहत 369.80 करोड़ के निवेश से 3 पायलट हार्बर विकसित किए जा रहे हैं। एक है आपका बनकबरा, जो द्वीप में होगा, दमन द्वीप में। एक है आपका जखाऊ, जो गुजरात में होगा आपका। और एक है आपका कराईकल, ये होगा आपका पांडुचेरी में। तो तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। और FAO, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली की राजधानी में है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 16 अक्टूबर 1945 को। ध्यान रखना। नवीनतम जानकारी के अनुसार भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक तेल भंडार किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में किया जाएगा साथियों? ये किया जाएगा आपका कर्नाटक में। और यह भंडार कर्नाटक के पांडुर नामक स्थान पर बनाया जाएगा। और निर्माण एजेंसी की बात करें तो इसका निर्माण और डिजाइन हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। क्षमता की बात करें तो इस भंडार की क्षमता 2.5 मिलियन मीट्रिक टन है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेस के लेखक कौन है? तो कौन है? मनीष मुंद्रा। ध्यान रखिएगा, फेमस पुस्तक है, एग्जाम में आ सकती है, मनीष मुंद्रा। लेखक कौन है? मनीष मुंद्रा एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, फिल्म मसान के निर्माता हैं। और विषय वस्तु की बात करें, यह पुस्तक अफ्रीका के जंगलों और वन्य जीव के साथ उनके 2 दशक के जुड़ाव और अनुभवों को दर्शाती है। आगे देखते हैं। अनुसंधान और शैक्षिक आदान प्रदान को नई ऊंचाइयां देने के लिए IIT कानपुर ने हाल ही में किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि IIT कानपुर ने किस देश के साथ में? तो जापान, रूस, थाईलैंड, वियतनाम। तो वो किए आपके वियतनाम के साथ में। किसके साथ में? वियतनाम के साथ में किए। तो IIT कानपुर ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता 18 सितंबर 2025 को कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। और इस साझेदारी से छात्रों और प्राध्यापकों के बीच ज्ञान का आदान प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? यानी कि T20 में किस प्लेयर ने 100 विकेट अपने पूरे कर लिए हैं? तो वो कौन है? जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्शदीप सिंह। कौन है भैया? अर्शदीप सिंह। तो इन्होंने T20 प्रारूप में 100 विकेट का आंकड़ा छूने वाले
पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 2025 एशिया कप के दौरान ओमान के खिलाफ भारत के अंतिम ग्रुप मैच में हासिल की थी। रिकॉर्ड की बात करें, उन्होंने विनायक शुक्ला का विकेट लेकर अपना 100वां शिकार किया और यह मुकाम केवल 64 मैचों में हासिल किया। कितने? 64 मैचों में। हाल ही में टाइफून मितांग ने किस देश के तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है? किसने भैया? टाइफून मितांग ने। तो तबाही मचाई है इसने चाइना के अंदर। कहां पर मचाई है? चाइना के अंदर ही तबाही मचाई है। तो वर्ष के 17वें टाइफून मितांग ने चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी, जिससे सनवई शहर विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। कौन सा शहर पूछ ले आप लोगों से? तो सानवई शहर। और तीव्रता की बात करें, तूफान अपने केंद्र के पास 25 मीटर प्रति सेकंड की अधिकतम चाल तक पहुंच गया था। आगे देखिए, ऑस्कर 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की ओर से हिंदी फिल्म को भेजा गया है। तो कौन सी फिल्म है भैया वो? तो वो है होम बाउंड। कौन सी फिल्म है आपकी? होम बाउंड। याद रखना, ये सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, क्योंकि ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ऑस्कर के लिए भारत की ओर से जो फिल्म गई है वो गई है होम बाउंड। और इस फिल्म के निर्देशन कौन है? नीरज देवन द्वारा निर्देशित है। ये फिल्म के निर्माता करण जौहर हैं और अदार आपका पुणे वाला है। मुख्य भूमिकाओं में ईशान खट्टर हैं और आप जानवी कपूर हैं, ध्यान रखिएगा। और यह फिल्म न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख टेकिंग अमृत होम से प्रेरित है। चलिए, तो ऑस्कर में जाने वाली फिल्म ध्यान रखना आप लोग। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2023 का 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए, 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका मोहनलाल को। किसको दिया गया है? मोहनलाल को। और एक फिल्म आपने सुनी होगी दृश्यम। तो दृश्यम जो रीमेक है वो इनकी एक फिल्म है, मोहनलाल की, उसका रीमेक है। तो वही है मोहनलाल ही। तो फिल्म मोहनलाल हो गए भी। और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 23 सितंबर 2025 को यह घोषणा कर दी है। तो मलयालम अभिनेता है ये मोहनलाल। 1978 में फिल्म थिरानोट्टम से अपने करियर की शुरुआत की है और 400 से अधिक फिल्मों में ये काम कर चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1991 में, पद्मश्री 2001 में और पद्म भूषण दे रखा है 2019 से सम्मानित लिए हैं। और तड़ेपन में की बात करेंगे तो किसको मिला था? वाहिदा रहमान को मिला। 54 में किसको मिला भैया? ये मिला मिथुन चक्रवर्ती को, ध्यान रखना। 55 में मिल चुका है मोहनलाल जी को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो प्रत्येक साल 23 सितंबर को। तो कब मनाते हैं साथियों? 23 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं 23 सितंबर को। तो सांकेतिक भाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा 2018 से इस दिवस की शुरुआत की गई है। और थीम क्या है? साइन लैंग्वेज यूनिट्स अस। सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है। क्या करती है? सांकेतिक भाषा हमें एकजुट करती है, ध्यान रखना। और 23 सितंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ WFD की स्थापना हुई थी। अगले सवाल पर आते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी पहल में निवेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन चुका है? तो बन चुका है आपका ब्राजील। कौन बन चुका है जी? ब्राजील ने इसमें निवेश किया है। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है अभी। चलिए, तो क्या होगा? ब्राजील। तो ब्राजील ने संकटग्रस्त वनों के संरक्षण के लिए इस बहुपक्षीय वित्तीय पोषण तंत्र में निवेश किया है। और घोषणा राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने संयुक्त राष्ट्र में 23 सितंबर को इसकी घोषणा की है। और लक्ष्य क्या है? कि भैया COP30 का मुख्य लक्ष्य होगा जो अमेजन के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। आगे आ जाओ। तो अगला सवाल है आपका, सितंबर 2025 में किस भारतीय महिला क्रिकेट ने वनडे प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना दिया है?
तो कौन है भाई? तो अगर महिला की बात करेंगे, रोहित शर्मा तो वैसे भी नहीं आने वाला, है ना, विराट कोहली वैसे भी नहीं आने वाला, वीरेंद्र सहवाग, ये तो ऑप्शन ही कहलाते हैं। एक ही ऑप्शन है आपका स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में मात्र 50 गेंदों में शतक पूरा किया है। और उन्होंने विराट कोहली द्वारा 2013 में बनाए गए 52 गेंदों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के भारतीय रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो यानी भैया विराट कोहली से भी तेज बना दिया शतक स्मृति मंधाना ने। और वैश्विक स्थान की बात करें तो महिला वनडे इतिहास में यह है मेग लेनिंग, जिन्होंने 45 गेंदों में मारा था, उसके बाद दूसरा सबसे तेज शतक है। तो अगर महिलाओं टीमों की बात करें तो सबसे तेज शतक किसका विश्व में? मैग लेनिंग का है, जिन्होंने मात्र 45 गेंदों में मारा है। और सेकंड नंबर पे कौन आ गई है अब? स्मृति मंधाना। और यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में खेला गया था 20 सितंबर 2025 को। और आप जानते हैं कि 2025 में जब महिला वनडे विश्व कप हुआ है वो भी भारत ने जीता है। किसको? साउथ अफ्रीका को हराकर। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधन निदेशक ने हाल ही में किसे संगठन के प्रथम उप प्रबंध निदेशक पद के लिए नामित किया है? तो वो कौन है? तो वो है आपके डेनियल कैटस। जैसे कौन है? डेनियल कैटस हैं जिनको चुना है। तो पद डेनियल कैटस को IMF के दूसरे सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया है। और वह वर्तमान में अमेरिकी ट्रेजरी सचिव क्लाउड वेसेंट के चीफ ऑफ स्टाफ हैं। उन्होंने गीता गोपीनाथ का स्थान लिया है जो भारतीय हैं, जिन्होंने अगस्त 2025 में यह पद छोड़ दिया था। तो साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, अपने सभी साथियों को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।